नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जनतंत्र में जनादेश बड़े बड़े चमत्कार करता है, राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ये स्थिति जो है लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि लगातार कोई राजा बनता रहे और लगातार कोई रंक बनता रहे, लेकिन ऐसा भी कालखंड आता है जब ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, क्योंकि जनता जिस पर एक बार भरोसा कर लेती है उस पर अविश्वास करने के लिए उसके विरोधियों को, मतलब उस पार्टी के, जब राजनीति की बात कर रहे हैं तो उस पार्टी के विरोधियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा जैसे छोटे से राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर सिर्फ 1% था और 2018 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथियों के साथ उसका बहुमत आ गया और उसके बाद अकेले बहुमत आ गया 2023 में। तो अब आप देखिए कहाँ आज भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में 41% वोट पर खड़ी है। 1% 41%। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जनतंत्र में जनता किस तरह के चमत्कार करती है। लेकिन मैं आज त्रिपुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने स्पीकर से मिलकर उनको एक चिट्ठी दी और कहा कि उन्होंने अपने गुट का विलय नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में कर दिया है। अब तमाम लोग कल से जो है खोज रहे हैं कि ये एनसीपीआई है कौन सी पार्टी, कहाँ की पार्टी है, कब बनी। ये पार्टी बनी 2023 में रजिस्टर हुई पश्चिम बंगाल में। त्रिपुरा में इसने चुनाव लड़ा, 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, कोई सीट जीती नहीं। लेकिन ये रजिस्टर्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं है। तो रजिस्टर्ड पार्टी है, उसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने अपने गुट के विलय की घोषणा कर दी है। अब जब से ये सिलसिला चल रहा था तब से सवाल उठ रहा था कि ये जो बागी सांसद और विधायक हैं उनके सामने 2-3 विकल्प हैं। एक, या तो वो उनकी नाराज़गी दूर हो और लौट जाए वो तृणमूल कांग्रेस में, जो कि होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और न हुआ। दूसरा ये कि वो अपना विलय भारतीय जनता पार्टी में कर ले। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। तीसरा रास्ता उनके सामने ये था कि वो महाराष्ट्र का मॉडल अपनाएं और तृणमूल कांग्रेस पर ही कब्जे का प्रयास करें। अब ये रास्ता तो भारतीय जनता पार्टी देख चुकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ और एनसीपी के साथ हुआ। फिर सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस गुट को वो रास्ता अभी क्यों नहीं अपनाने दिया। उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी जल्दी में है, संसद में 2/3 बहुमत जुटाने की जल्दी में है। अगर महाराष्ट्र वाले रास्ते पर जाते ये बागी सांसद तो फिर उसमें समय लगता। पहले चुनाव आयोग के सामने जाना पड़ता, चुनाव आयोग फैसला करता, उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में मिलती, वहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश निर्देश या फैसला आता तब जाकर तय होता। इतना समय भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था और संविधान का 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची बड़ा साफ साफ कहती है किसी भी राजनीतिक दल के विधायकों का 2/3 या सांसदों का 2/3, यानी विधायक दल या संसदीय दल के 2/3 सदस्य मिलकर किसी दूसरी पार्टी में अपने को मर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा संविधान के मुताबिक उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। अगर वे विलय न करते तो उन सबकी सदस्यता 20 के 20 सांसदों की और 60 जो विधायक हैं उनकी सदस्यता चली जाती है। तो सदस्यता बचाने का एक ही तरीका था विलय, और उन्होंने एक ऐसी पार्टी, इसका मतलब ये पार्टी पहले से तैयार रखी गई थी, ये पार्टी बनाकर रखी गई थी ताकि जिस दिन तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर हो, उसमें बगावत हो, टूट हो, तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप जानते हैं, बड़ी लंबी सोचते हैं, दूर की सोचते हैं, पहले से रणनीति बनाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का, तो मीडिया से बात करते हुए उनसे पूछा गया था, इस बात का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि आखिर जीते कैसे पश्चिम बंगाल। उन्होंने कहा, भैया हम इस तरह से काम नहीं करते। 2016 में जब हारे थे उसके तीसरे दिन हम पश्चिम बंगाल पहुँच गए थे। अब आप सोचिए 2016, 2026
10 साल से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में काम कर रही थी। 2021 में इतना बुरा हुआ, अगर आप चुनाव परिणाम देखें तो 3 से 77 पर पहुंच गई पार्टी, तो बड़ा अच्छा कहेंगे। लेकिन पार्टी का जो लक्ष्य था सरकार बनाने का, उससे बहुत पीछे रह गई। लेकिन उससे भी ज़्यादा हुआ जो कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल में हुआ, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार ने किया। जिस तरह का अत्याचार किया, हिंसा की, पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी से नाराज होने लगे कि संकट के समय में पार्टी ने साथ नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हार नहीं मानी। उनको समझाने की कोशिश हुई। जिन लोगों के घर जलाए गए, उजाड़े गए, उनको आर्थिक मदद देने की कोशिश हुई। एक एक आदमी के घर जाकर भाजपा के नेता मिले और फिर से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश हुई। और ये काम लगातार चल रहा था। इसलिए नहीं कि, फिर कह रहा हूँ कि इसलिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी थी। इसलिए सबसे ज़्यादा या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी था कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार जाए। तृणमूल कांग्रेस की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में सिर्फ 2 देशों का जो अंतर है वही था। सोच के स्तर पर और ज़मीनी स्तर पर जो उनका व्यवहार था उसमें कोई अंतर नहीं था। बांग्लादेश में भी हिंदू मारे जा रहे थे, पश्चिम बंगाल में भी मारे जा रहे थे। बांग्लादेश से घुसपैठिए लगातार आ रहे थे और तृणमूल कांग्रेस की सरकार उनकी मदद कर रही थी, हर तरह की सहायता उपलब्ध करा रही थी। तो देश की डेमोग्राफी बदलने का जो बड़ा षड्यंत्र बांग्लादेश की ओर से चल रहा था, जिसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय ताकतें शामिल थी, उसमें सबसे बड़ी मददगार तृणमूल कांग्रेस थी। तो इसलिए तृणमूल कांग्रेस का जाना ज़रूरी था। इसलिए प्लानिंग भी लंबी और पुख्ता करनी ज़रूरी थी। आज तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य हो गए। अब वो लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। पहले नंबर पर जाहिर है भाजपा है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, चौथे नंबर पर डीएमके है 22 सदस्यों के साथ। 20 लोकसभा सदस्यों के साथ एनसीपीआई 5वें नंबर की पार्टी लोकसभा में बन गई है। अब ममता बनर्जी के साथ लोकसभा में सिर्फ 8 सदस्य रह गए। उन 8 सदस्यों के नेता ही रह जाएंगे अभिषेक बनर्जी। उन्होंने हालांकि चिट्ठी लिखी है स्पीकर को कि इनको मान्यता अलग गुट की न दी जाए, लेकिन कैसे नहीं दे सकते हैं स्पीकर। जो संविधान की व्यवस्था है, 10th शेड्यूल जो कहता है, उसके मुताबिक स्पीकर उनको मान्यता देने के लिए बाध्य हैं, उसको वो रोक नहीं सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट भी रोक सकता है। लेकिन देश के एक महान वकील हैं जिनका नाम है कपिल सिब्बल, जो हर भारत विरोधी व्यक्ति के साथ और हर भारत विरोधी संस्था के लिए मुकदमा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं, ये अनुच्छेद 370 के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं, ये आधार को बनी बिल के रूप में लाने के विरुद्ध, जब ताकि आधार का इस्तेमाल ना हो। जैम की जो ट्रिनिटी बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जनधन आधार मोबाइल की, उसको न बनाने पाए, उसको रोकना हो, 3 तलाक को रोकना हो, वक्फ अधिनियम में संशोधन का विधेयक रोकना हो, हर ऐसे मुद्दे पर जो भारत विरोधी और सनातन विरोधी है, कपिल सिब्बल आपको खड़े नजर आ जाएंगे। उन्होंने एक बयान दिया है कि ये विलय हो ही नहीं सकता। बागी विधायक विलय नहीं कर सकते, अगर विलय होना है तो पार्टी विलय कर सकती है। अब ये सामान्य सी बात जिसके लिए कोई संविधान विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10th शेड्यूल पढ़ने की ज़रूरत है। उसके आधार पर ये पार्टी का विलय नहीं हो रहा है। ये बागी गुट के सदस्यों ने अभी तक ये क्लेम नहीं किया है कि हमने टीएमसी का विलय एनसीपीआई में कर दिया है। जब पार्टी का विलय होता है तब पार्टी फैसला करती है। 10th शेड्यूल बहुत साफ साफ कहता है कि 2/3 सदस्य संसदीय दल के या विधायक दल के अगर अलग होकर किसी और दल में अपना विलय करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उनकी सदस्यता बनी रहेगी। और यही हुआ है। 2/3 सदस्य, जो 28 सदस्य हैं इस समय लोकसभा सदस्य कांग्रेस के थे, हैं कहना तो ठीक नहीं है, अब थे, उनमें से 19 अगर एक साथ हो जाए तो 2/3 होते हैं। 20 सदस्यों ने अलग होकर इस पार्टी में, एनसीपीआई में अपने विलय की घोषणा कर दी है। इसमें संवैधानिक रूप से
या संसदीय रूप से कुछ गलत नहीं है। तो ऐसा कम होता है जनतंत्र में कि जनादेश 2 बार सजा दे किसी पार्टी को, किसी नेता को। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को 2 बार सजा मिली है और ये 2 बार सजा सिर्फ 1.25 महीने के अंदर मिली है। पहले पार्टी को सत्ता से बाहर किया, बुरी तरह से हराया। 294 में से सिर्फ 80 सीटें जीत पाई तृणमूल कांग्रेस और उसकी विरोधी भाजपा 208 सीटें जीत गई और सरकार बना लिया। सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी के समय में जो अत्याचार हुए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, सबकी जांच शुरू हो गई। जो तृणमूल कांग्रेस के जो भ्रष्ट और अपराधी नेता थे उनको जो है रस्सी बांधकर सड़क पर घुमाया जाने लगा। ये सब कुछ हो रहा है, जांच हो रहा है। अभिषेक बनर्जी की जांच हो रही है। जो फर्जी दस्तखत उन्होंने विधायकों के करवा कर दिए थे विधानसभा अध्यक्ष को, ये इन लोगों ने दस्तखत किए हैं और फला व्यक्ति को हम नेता प्रतिपक्ष जो है वो बनाने की घोषणा करते हैं। उस पर जो विधायकों के दस्तखत थे वो फर्जी थे। कई विधायकों के ने निकलकर कहा कि हमने तो दस्तखत किया ही नहीं। उसकी जांच सीआईडी कर रही है। उसके लिए 5.5 घंटे की अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो चुकी है और अभी उसकी जांच चल रही है। अगर उसमें दोषी पाए गए तो अभिषेक बनर्जी को जेल जाने से फिर कौन रोक पाएगा। लेकिन वो बात बाद में है। अभी तो बात यह है कि ममता बनर्जी को पहले जनादेश के जरिए जनता ने सजा दी सत्ता से बाहर करने का, कि बहुत हो गया, अब आपका अत्याचार और बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद उनके चुने हुए विधायकों और सांसदों ने उनको सजा दी जो उनके करीबी थे। इन 20 सांसदों में सबसे करीबी उनके माने जाते थे संदीप बंदोपाध्याय। वो भी इस गुट में शामिल हो गए हैं। उन्हीं का इंतजार था। 19 तो बहुत पहले हो गए थे। बार बार कहा जा रहा था कि एक बड़े नेता का इंतजार है, वो बड़े नेता आ जाएं तब हम स्पीकर के पास जाकर चिट्ठी लिखकर देंगे। तो बड़े नेता यही संदीप बंदोपाध्याय थे जो अब शामिल हो गए हैं। वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मिल चुके हैं, स्पीकर के यहाँ 20 सांसदों के साथ जा चुके हैं, चिट्ठी सौंप चुके हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष उनको अलग बैठने की जगह देंगे। तो ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता गई, विधायक दल गया, संसदीय दल गया। अब अगला नंबर है पार्टी के जाने का। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संदीप बंदोपाध्याय ने कहा। उनसे पूछा गया कि क्या आप तृणमूल कांग्रेस पर भी कब्जे की कोशिश करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस पर आपका कब्जा हो जाए, यानी असली तृणमूल कांग्रेस आप लोग हैं, ये साबित कर सकें। उनका अगला प्रयास इसी का होगा, क्योंकि हमारे साथ बहुमत है और हम अगला प्रयास जो है वो कानून के जरिए होगा। उसको चुनौती दी जाएगी, चुनाव आयोग में चुनौती दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, लेकिन हम इसका प्रयास करेंगे। तो अब आप समझिए कि ये स्ट्रेटेजी क्यों बदलवाई भाजपा ने, क्यों वो महाराष्ट्र वाले रास्ते पर नहीं गई। क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र से पहले पहले भाजपा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में संसद के 2/3 बहुमत जुटाना चाहती है, क्योंकि उसको महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और डिलिमिटेशन विधेयक जो है इन दोनों को पास कराना है, जो अप्रैल में विशेष सत्र में गिर गया था विपक्ष के साथ न देने के कारण। अब ये सांसद साथ आए हैं तृणमूल कांग्रेस के। उसके अलावा डीएमके और कांग्रेस का नाता टूट गया है। डीएमके के 22 सांसद हैं, तो 22 सांसदों वाली डीएमके से भारतीय जनता पार्टी की बातचीत हो रही है। डिलिमिटेशन पर उनके कुछ एतराज़ थे, उनके कुछ मुद्दे थे, उनको एड्रेस करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। अगर दोनों में बात बन जाती है तो डीएमके का समर्थन भाजपा को मिल जाएगा। उसके अलावा आपने देखा कि किस तरह का हाल हो गया है उद्धव ठाकरे की पार्टी का। 9 सांसद हैं, उनके लोकसभा सदस्य हैं उनके पास। कल उन्होंने बैठक बुलाई थी, सिर्फ 3 पहुंचे, 2 ऑनलाइन जुड़े, बाकी आए ही नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि इन 9 में से 7 अलग होने वाले हैं। अब इसके बारे में 2 तरह की खबरें चल रही हैं। एक कि इन 7 का विलय एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हो जाएगा। दूसरी खबर यह है कि इनका विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगा। जो भी हो, एनडीए की ताकत बढ़ाने और 2/3 बहुमत के करीब पहुंचाने में ये मददगार साबित होंगे। तो मॉनसून सत्र से पहले उद्धव ठाकरे का जो संसदीय दल है
उसमें टूट होना तय लग रहा है। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे दल हैं, एक एक दो दो सांसदों वाले, उनका समर्थन। तो फ्लोर मैनेजमेंट में जो कौशल भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है वो आज से पहले कोई भी राजनीतिक दल नहीं दिखा पाया, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं मानता हूं अनुच्छेद 370 को हटाना। उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 तो छोड़िए, सामान्य बहुमत भी राज्यसभा में नहीं था, लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए समर्थन जुटा लिया और वो अनुच्छेद 370 पर जो प्रस्ताव था संसद में के दोनों सदनों में पास हुआ। हालांकि उस समय लोकसभा में 2/3 बहुमत था भाजपा के पास, लेकिन उसके लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत भी नहीं थी, सामान्य बहुमत की ही ज़रूरत थी। तो इसलिए अब जो संविधान संशोधन विधेयक है, बीजेपी का जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है, उस पर बीजेपी पीछे हटने को या उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और जनादेश जो अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं वो उसके लिए मददगार साबित हो रहे हैं। तो इससे आप समझिए कि एक पश्चिम बंगाल के जनादेश ने देश की पूरी राजनीति को कैसे बदल दिया है। संसद की पूरी संरचना को, इस समय जो मौजूदा संसद है उसकी पूरी संरचना को कैसे बदल दिया है। जहां बहुमत के अभाव में, 2/3 बहुमत के अभाव में अभी अप्रैल में ही विधेयक गिर गए थे भारतीय जनता पार्टी के लाए हुए, अब मॉनसून सत्र में उम्मीद है कि वो विधायक 2/3 बहुमत के साथ पास हो जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारा लेजिस्लेटिव बिजनेस है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अभी प्राथमिकता में ये 2 विधेयक है, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और डिलिमिटेशन, क्योंकि इन दोनों को वो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना चाहती है, और इसको रोकने में विपक्ष पूरी तरह से विफल रहा है। कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा घाटे में रही है, उसके हाथ से विपक्ष की एकता भी गई और उसके साथ साथ मुद्दा भी गया। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक का विरोध करके उसने अपने को महिला विरोधी पार्टी के रूप में लोगों के सामने पेश किया। डिलिमिटेशन का विरोध करके उसने जो है नॉर्थ के खास तौर से राज्यों के साथ भेदभाव करने के लिए पार्टी तैयार है, ये संदेश दिया। दक्षिण के राज्यों को कुछ दिला पाने में कांग्रेस के 99 सदस्य हैं, 22 उस समय जो है डीएमके के थे। अगर दोनों मिलकर सरकार पर दबाव डालते कि ये कंसेशन डिलिमिटेशन में दीजिए दक्षिण के राज्यों में, तो शायद वो हो जाता, लेकिन कांग्रेस को लगा कि ये सब कराने की ज़रूरत ही नहीं है, ये होने ही नहीं देना है, इस विधेयक को सदन में गिरा देना है। गिरा देने का नतीजा ये हुआ है, ये विधेयक तो पास होंगे ही, कांग्रेस के और विपक्ष के हाथ कुछ नहीं लगेगा सिवाय पछतावे के। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।